ओके जी। इससे पहले हमने प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन का मैं टॉपिक पढ़ा था कि न्यूट्रॉन जो है उनके सोर्सेज क्या हैं और कहाँ-कहाँ से न्यूट्रॉन ऑब्टेन होते हैं, जिनको हम डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन किया था डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो उसका मैं एक दो लाइन्स में आपको ब्रीफ कर दूं कि मतलब कि न्यूट्रॉन्स को हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्यों इसकी डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बोला था कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। तो बाकी जो आपके पार्टिकल हैं जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल हैं। तो प्रोटॉन जो हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, उसको आप जिस तरह से आप कहते हैं ना अल्फा और बीटा जो हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज रेडिएशंस हैं। तो ये जब किसी गैस में से पास करवाते हैं आप इसको, तो ये आयोनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो चार्ज पार्टिकल आपके प्रोटॉन हैं या चार्ज पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ये आयोनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं किसी गैस की। ठीक है, तो वेयर एज आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं ये अनचार्ज पार्टिकल हैं। तो अनचार्ज पार्टिकल जो है ये इनकी जो आयोनाइजेशन होती है वो निग्लिजिबल होती है, कि इतनी आयोनाइजेशन इनकी नहीं होती कि जिसकी बेस पे आप इसको डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आप उनकी आयोनाइजेशन की बेस पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर न्यूट्रॉन्स की जो आयोनाइजेशन है वो निग्लिजिबल है और ना होने के बराबर है, तो हाउ कैन वी डिटेक्ट दीज अनचार्ज पार्टिकल इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ काउंटर। ठीक है, अगर आपने काउंटर पढ़ा है, गीगर काउंटर या क्लाउड चैम्बर्स हमने पढ़े थे न्यूक्लियर वन में, तो इनमें जो बेसिक प्रिंसिपल है इन डिटेक्टर्स का, रेडिएशन को डिटेक्ट करने का या काउंटर का, वो हमें पता है वो आयोनाइजेशन का फिनोमिना है। तो अगर इनकी आयोनाइजेशन ही ना होने के बराबर होगी तो ये किस तरह से काउंटर में या डिटेक्टर में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे और हम उस रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकेंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है, आयोनाइजेशन निग्लिजिबल है, तो हम इनको किसी एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट लाइक द काउंटर और डिटेक्टर उनके जरिए भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरे वर्ड्स में न्यूट्रॉन की जो डायरेक्ट डिटेक्शन है ये इजीली पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि हम फिर इनको इनके सेकेंडरी इफेक्ट से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनको डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इनकी वजह से अगर कोई दूसरा फिनोमिना होगा या इनके एग्जिस्टेंस की वजह से कोई फिनोमिना होगा तो हम उसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो 4 मेथड मैंने आपको बताए थे कि इसको डिटेक्शन के 4 मेथड हैं, जिसमें हमने कहा था कि ये कोई भी न्यूक्लियाई जो है वो इसको एब्जॉर्ब करे न्यूट्रॉन को और फिर उसके प्रोडक्ट्स में कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए। दूसरा मेथड हमने ये कहा था कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और जो है वो फिशन हो। फिशन का प्रोसेस भी आपको पता है कि न्यूट्रॉन के बगैर कंप्लीट नहीं है। तो फिशन जो है वो हम कहते हैं कि डिटेक्शन का एक मेथड है कि अगर किसी हैवी न्यूक्लियाई की फिशन हुई है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा था। न्यूट्रॉन डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसने टारगेट किया उस हैवी न्यूक्लियाई को, तो फिशन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आई हैं। तीसरा मेथड हमने ये कहा था कि जब भी कोई न्यूक्लियाई जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो मेजर करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन मौजूद है या न्यूट्रॉन इसमें एंटर हुआ है। और फोर्थ हमने कहा था कि न्यूट्रॉन किसी लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोटॉन है जिसको आप प्रोटियम भी बोलते हैं, विच इज़ द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन, तो उसकी वो उसके साथ ये स्कैटरिंग कर सकता है। और वो जो स्कैटर्ड ये जो आपका रिक्वायर्ड न्यूक्लियाई है, मतलब न्यूट्रॉन आया वो आपके प्रोटॉन के साथ उसने वो के साथ वो खुद स्कैटर हो गया और प्रोटॉन को उसने रिक्वाइल कर दिया। तो वो जो रिक्वाइल है आपका प्रोटॉन, वो अगर किसी भी चैम्बर के अंदर या कहीं भी जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हो रहा है, तो वहाँ पे वो प्रोटॉन जो रिकॉइल हुआ है वो आयनाइजेशन करेगा। तो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो इसकी रिकॉइलिंग जो आपका पार्टिकल है या लाइटर न्यूक्लियाई जो कर रहा है आयनाइजेशन, वो वहाँ न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं 4 मेथड की उन्होंने थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन दी है कि डिफरेंट जो हैं आपके ये जो मेथड हैं ये आपको कहाँ पे नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बेस हमने ऊपर फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस की है कि न्यूट्रॉन जो है वो कहीं अब्जॉर्ब हो जाए किसी टारगेट में और आपको जो एमिटेड पार्टिकल मिले उसमें कोई चार्ज पार्टिकल एमिट हो, उसकी एमिशन हो,
तो उसके लिए उसने कहा कि कुछ जो आपके काउंटर्स होते हैं, जैसे आयनाइजेशन बेस काउंटर, जो आपके काउंटर्स हैं जिनमें आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, जीएम काउंटर, ये सब आपके आयनाइजेशन बेस काउंटर हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन तमाम फ्रीक्वेंटली यूज, जिसमें फ्रीक्वेंटली जो हम यूज करते हैं वो आयनाइजेशन चैम्बर या जीएम काउंटर को यूज करते हैं। तो इन काउंटर के अंदर जो रिएक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो न्यूट्रॉन की डिटेक्शन में हेल्प करता है। वो रिएक्शन जो होता है वो बोरोन लिथियम रिएक्शन है, जो आपको यहाँ पे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, जिसको हमने उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो रिएक्शन है आपका बोरोन 10 जो है वो आपका टारगेट है, जिसके ऊपर आप न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं। तो आपके पास लिथियम बनता है और साथ में चार्ज पार्टिकल अल्फा जो है वो एमिट होगा। अब देखें, जब अल्फा एमिट हुआ है तो ये अल्फा एमिट होने का मकसद है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने तो बोरोन रखा था अंदर चैम्बर के, ठीक है, तो बोरोन ने आयोनाइजेशन तो नहीं स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब ये है कि बोरोन के साथ किसी न्यूट्रॉन ने इंटरेक्ट किया है, ठीक है, जिसके साथ आपके पास अल्फा पार्टिकल यानी कि एक चार्ज पार्टिकल एमिट हुआ है। ये चार्ज पार्टिकल उस चैम्बर के अंदर, जो आपका गैस चैम्बर होगा, जो भी आप ले रहे हैं, प्रोपोर्शनल ले रहे हैं या आयोनाइजेशन चैम्बर ले रहे हैं या जीएम काउंटर ले रहे हैं, ये उसके अंदर आयोनाइजेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल के एमिट होने का मतलब क्या है कि आपने न्यूट्रॉन के साथ उसको स्ट्राइक करो, न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराया बोरोन के साथ, और अल्फा पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल एमिट हुआ है जिसने आपके जो गैस है चैम्बर के अंदर उसमें आयोनाइजेशन की है, ठीक है। तो उस आयोनाइजेशन से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका बोरोन लिथियम रिएक्शन है, इसको हम एक्सॉर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक्सॉर्जिक रिएक्शन होने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज इसमें हो रही है दैट इज Q इज इक्वल टू 2.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। बोरोन 10 जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम ये इसको आइसोटोप, वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ बोरोन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका आइसोटोप है, इसकी नेचुरली जो आपके पास एग्जिस्ट करता है बोरोन, उसमें ये थोड़ी अमाउंट में या थोड़ी अबंडेंस में मौजूद होता है। यहाँ पे इसकी बताई हुई है कि ये तकरीबन 18.8% जो है वो आपके नेचुरल बोरोन में ये मौजूद होता है, ठीक है। तो और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की, इस रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन के लिए या न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, यानी कि जो इसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है न्यूट्रॉन के लिए, वो बहुत हाई होता है और उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 755 बार्न्स होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि जो आपका आयोनाइजेशन चैम्बर है या जो भी आपके आयोनाइजेशन बेस्ड चैम्बर है, तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई गैस जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है बोरोन को किस फॉर्म में लेंगे अपने चैम्बर में, हम बोरोन को गैस की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी होगी बोरोन फ्लोराइड की फॉर्म में, BF3 की फॉर्म में हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे चैम्बर के अंदर, ठीक है, गैस की फॉर्म में, या फिर इसको हम किसी कंपाउंड की फॉर्म में लेंगे, यानी कि इसकी हम कोटिंग जो है वो यूज कर लेते होते हैं चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो लेकिन ज्यादा एक्सटेंसिवली या ज्यादा कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो इसको गैस की फॉर्म में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली तो आप इसको बोरोन फ्लोराइड की फॉर्म में, यानी कि BF जो आपका नेचुरल है वो यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हाई सेंसिटिविटी यानी कि हाईली एक्टिव के तौर पे आपने, हाई सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि लाइटली ही कम एनर्जी का भी न्यूट्रॉन इस पे स्ट्राइक करवाएं तो ये जल्दी से आयोनाइजेशन जो है वो इसकी स्टार्ट हो जाए। तो उस पर्पज के लिए फिर हम बोरोन 10 जो है उसे यूज करते हैं, बोरोन 10 इसका जो आइसोटोप है। तो फिर उस वक्त हमारे पास चैम्बर में जो गैस होगी वो बोरोन 10 फ्लोराइड की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है आपके बोरोन फ्लोराइड बेस काउंटर की, वो डिपेंड कर रही होती है एनर्जी पे, न्यूट्रॉन की एनर्जी पे, कितनी एनर्जी का न्यूट्रॉन जो है वो आपका एंटर हो रहा है चैम्बर के अंदर।
सेंसिटिविटी मीन कि वो आयोनाइजेशन उसकी जो डिपेंड कर रही होगी कि वो कितनी जल्दी आयोनाइज होगा, वो डिपेंड करेगी एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन पे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो इसकी सेंसिटिविटी है BF3 काउंटर्स की, वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि जितना ज़्यादा एनर्जी का न्यूट्रॉन जो है वो आता जाएगा, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम होती जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो काउंटर्स हैं, जो गैस बेस या आयोनाइजेशन बेस काउंटर्स हैं, वो स्लो न्यूट्रॉन्स के लिए ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड ले रहे हैं, यानी कि इन सब में बहुत, ये सिर्फ ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आपके बोरोन लिथियम रिएक्शन की, सिर्फ यही रिएक्शन नहीं होता, और भी बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, यानी कि आपका टारगेट जो है वो कोई और भी हो सकता है जिसमें आप न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब, कहते हैं कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा और कोई चार्ज पार्टिकल एमिट हो। तो सिर्फ अल्फा तो ही आयोनाइजेशन नहीं करता, बीटा भी आयोनाइजेशन करता है। तो ऐसे रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिसमें बीटा एमिट हो। तो आप यानी सेकेंडरी इफेक्ट आपका, अब यहाँ पे आप देखें डायरेक्टली आपने न्यूट्रॉन को नहीं डिटेक्ट किया कि वहां मौजूद है, आपने अल्फा की आयोनाइजेशन से बताना है कि अल्फा कितनी, यहाँ पे अल्फा कहाँ से आया, हमने तो अंदर बोरोन फ्लोराइड जो थी वो फिल की थी, तो आयोनाइजेशन कैसे हुई, तो आयोनाइजेशन किसकी वजह से हुई, अल्फा की वजह से। तो अल्फा कहाँ से आया है, अल्फा कहाँ से आया है, इसका मतलब है कि आपका जो टारगेट न्यूक्लियस है उस पर आपने जो स्ट्राइक करवाया है पार्टिकल, वो न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से अल्फा जो है वो एमिट हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड जो था इसकी डिटेक्शन का, और साथ ही जो सेकंड मेथड है जिसको हम कह सकते हैं सेकंड मेथड इज द स्पेशल केस ऑफ द फर्स्ट मेथड। वहां पे आपने कहा है कि चैम्बर के अंदर कोई रिएक्शन हुआ और चार्ज पार्टिकल जो है वो एमिट हुए, यानी वहां कैप्चर हुआ है न्यूट्रॉन। तो जो सेकेंड उसका सेकेंड डिटेक्शन मेथड है जिसमें हमने कहा था कि फिशन होगी किसी हैवी न्यूक्लियाई की, सेकेंड मेथड हमने बोला है वो भी फर्स्ट ही की तरह है। फर्स्ट में आपने क्या बोला है, फर्स्ट में आपने ये कहा है कि कोई भी टारगेट पे न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हो और आपके पास चार्ज पार्टिकल एमिट हो। तो इसमें भी आप यही करवा रहे हैं कि फिशन ऑफ एनी हैवी न्यूक्लियाई भी न्यूट्रॉन की डिटेक्शन का एक मेथड है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी, बल्कि आप इसमें कह रहे हैं यूरेनियम का कोई आइसोटोप है या हैवी आपका कोई आइसोटोप, हैवी आपका कोई न्यूक्लियाई है जो कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियर में स्प्लिट हो सकता है, तो आपने उस पर न्यूट्रॉन को फॉल करवाया हुआ है तो ही आपके पास फिशन हुई है। यानी आपने चैम्बर के अंदर या जहाँ पे आपने रिएक्शन करवाना है, जिस भी चैम्बर को आप या काउंटर को या डिटेक्टर को आप कंसिडर कर रहे हैं, आपने उसके अंदर यूरेनियम का कोई आइसोटोप फिल कर दिया, ठीक है। तो यूरेनियम का आइसोटोप फिल किया, लेकिन जब आपने उसको डिटेक्ट किया, जब उसकी आपने डिटेक्शन देखी, जब आपने उसका आउटपुट देखा, तो आउटपुट में आपके पास दो इंटरमीडिएट साइज के न्यूक्लियाई आए। तो वहां से आपको ये पता चला कि यहाँ पे आपने जो है वो फिशन का प्रोसेस हुआ है, और आपको पता है कि फिशन का प्रोसेस जो है वो न्यूट्रॉन के बगैर नहीं हो सकता। इधर वो स्लो न्यूट्रॉन हो, इधर वो फास्ट न्यूट्रॉन हो, इधर वो यूरेनियम का कोई भी आपका आइसोटोप हो या कोई भी हैवी न्यूक्लियाई हो, तो फिशन जो है वो उसके बगैर पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पे आपके ABCD जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपके जो फिशन फ्रैगमेंट्स हैं। अब आप ये कहें कि डिटेक्टर में
वो क्या किया, किस वजह से डिटेक्ट हुए। डिटेक्टर में आपने यूरेनियम 235 दिया था, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो आपके पास फिशन फ्रेगमेंट्स बनेंगे, वो आपके हाईली आयोनाइजिंग होते हैं। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये हाईली आयोनाइजिंग आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं, और जैसे ही ये फ्रेगमेंट्स अंदर बनेंगे, जैसे ही हैवी न्यूक्लियाई की फिशन होगी, तो ये जो आपके फ्रेगमेंट्स बनेंगे ये अपनी एनर्जी की बेस पे फिशन जो के अंदर वो चैम्बर के अंदर आयोनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी आयोनाइजेशन से आपको इनके मैसेज के बारे में पता चलेगा, एनर्जी के बारे में पता चलेगा, इनके मैसेज के बारे में पता चलेगा कि ये वाले दो प्रोडक्ट्स बने हैं, तो आपको पता चलेगा कि फिजन हुई है, और फिजन किसकी वजह से हुई है, वो न्यूट्रॉन की वजह से। तो दिस इज एन अदर मेथड ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन। जो हमारे पास फिशन फ्रेगमेंट्स बनते हैं यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि एवरेजली इनके पास जो एनर्जी होती है वो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, और इनकी जो आयनाइजेशन इंटेंसिटी होती है वो वो इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है, वो इतनी ज़्यादा हैवी आयनाइजेशन होती है कि इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं जो बाकी आयनाइजिंग पार्टिकल हैं। आपके पास अभी तक आपने न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चार्ज पार्टिकल पड़े हुए हैं, वो आपके जो आयनाइजेशन कर सकते हैं वो है प्रोटॉन्स, या वो आपके अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, या बीटा रेडिएशन है। तो इनकी वजह से जो आयोनाइजेशन होगी वो इंटेंस आयोनाइजेशन नहीं होगी, लाइटर आयोनाइजेशन होगी। जबकि जो आपके पास फिशन फ्रेगमेंट्स हैं वो हाईली एनर्जेटिक है, तो उनकी वजह से जो आयोनाइजेशन होगी वो बहुत ज़्यादा भी होगी और इंटेंस भी होगी। तो आप इनको बड़ी इजीली सेपरेट कर सकेंगे। ठीक है, कि ये यहाँ पे फिशन हुई है और फिशन से फिशन प्रोडक्ट्स बने हैं, और फिशन प्रोडक्ट्स ने आगे आयोनाइजेशन की। तो मोस्टली जो आप चैम्बर के अंदर फिल करेंगे जब भी यूरेनियम को, जैसे मैंने पिछले में बताया कि आप बोरोन को ले रहे हैं, तो बोरोन को आप सिंपल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, मोस्ट एक्सटेंसिवली या मोस्ट कॉमनली आप उसको गैसेस फॉर्म में यूज करते हैं। तो जब हम हैवी न्यूक्लियर यानी यूरेनियम की बात करते हैं, तो यूरेनियम को भी जब हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में अगर उसको यूज करना है, तो हम उसको यूरेनियम फ्लोराइड यानी UF6 की फॉर्म में, या फिर कोटिंग की फॉर्म में यानी कंपाउंड की फॉर्म में, जो आपका क्योंकि आपके पास काउंटर्स दो तरह के होते हैं, एक आयोनाइजेशन बेस काउंटर्स होते हैं, ठीक है, दूसरे आपके पास इमल्शन टेक्निक्स हैं। इमल्शन टेक्निक्स मीन के मतलब आप जो मटेरियल होता है उसकी कोटिंग कर देते हैं किसी वो वॉल पे, जो आप जिसको आप डिटेक्टर बना रहे हैं उसकी वॉल्स पे आप उस मटेरियल की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हैं, आप उसको यूरेनियम को एज अ गैस भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं चैम्बर के अंदर, और उसको एज अ किसी मटेरियल की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चैम्बर के अंदर जो भी फिशनेबल मटेरियल्स हैं, जो भी यूरेनियम के आइसोटोप्स आपने पढ़े हुए हैं, 235, 236, 233, 238, इवन पोलोनियम 239 जो है, ये थर्मल न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स हैं। थर्मल न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स मीन ये नहीं, आप इनको नहीं कहेंगे कि यूरेनियम, इनके जरिए आप थर्मल न्यूट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स जो है मसलन आपके यूरेनियम है जिसमें, और नेचुरल यूरेनियम है या यूरेनियम 235 है, जिसमें से यूरेनियम 235 आप निकाल दें, यानी आपके पास जब आप यूरेनियम को कहते हैं ना कि इल्यूट करते हैं, निकालते हैं, या आपके पास जब यूरेनियम किसी भी इसके सोर्स से आती है यूरेनियम, तो आप वो अकेली यूरेनियम नहीं होती, उसमें यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स मिक्स होते हैं, तो उन्हीं को आप एल्यूशन का मतलब है एक सोर्स से दूसरे को इजेक्ट करवाना। तो फास्ट न्यूट्रॉन के लिए आप जो यूरेनियम यूज करेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर, वो हो जिसमें यूरेनियम 35 ना हो या यूरेनियम नेचुरल मौजूद हो। और ये कौन से वाले न्यूट्रॉन को डिटेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, जिनकी एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके अलावा जो आप फिशन के तौर पे या फास्ट या स्लो न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो आपके पास थोरियम होते हैं, और उसके बाद आपके पास प्रोटक्टेनियम है, नेप्टोनियम है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं फास्ट न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, जो थर्ड मेथड आपके पास है वो अभी आपने देखा कि वो
अच्छा जी, थर्ड मेथड। अच्छा क्लास, इसमें यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू है, स्टेबल अनस्टेबल कनेक्शन आता है, तो इस वजह से बीच में क्लास में डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं इधर ऑफिस में क्लास ले रही हूँ। अच्छा जी, दो मेथड आपके हो गए, जिस दोनों मेथड में सेम आपका मेथड तो सेम था, यानी कि आपने टारगेट पे फॉल करवाया न्यूट्रॉन को, ठीक है। अब इसमें डिटेक्शन का, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो डिटेक्शन का मतलब ये है कि आपको कंफर्म नहीं होता कि आप न्यूट्रॉन ही फॉल करवा रहे हैं, आप कोई सोर्स ले रहे हैं, आप कि आप जिससे न्यूट्रॉन एमिट होगा उसके जरिए आप ये रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो जो उससे इजेक्ट होने वाले पार्टिकल हैं वो आपको बताएंगे कि मतलब जो आपका सोर्स, जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल था वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो थर्ड मेथड जो था, फर्स्ट दो में तो सेम चीज आ गई कि आपने टारगेट पे आपका न्यूट्रॉन फॉल हुआ है, और उसके बाद आपने जो आपके पास जो एमिटेड पार्टिकल आएंगे वो आयनाइजिंग पार्टिकल होंगे, और वो चैम्बर के अंदर आयनाइजेशन करेंगे, और उसकी आयनाइजेशन से आप अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्ड मेथड है वो मैंने आपको बताया था कि जब आप जो आपका न्यूट्रॉन है, कोई भी न्यूक्लियाई जो है वो जब आपका न्यूट्रॉन कहीं एब्जॉर्ब होगा तो वो कोई रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिव यानी देखें, जब कहीं न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ते जाएंगे, तो आपके पास वो रेडियो एक्टिव या हैवी न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास आएगा, ठीक है। मतलब अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो आयनाइजेशन करेगा, तो आप वो आपके पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है या रेडियो एक्टिव आपकी प्रोडक्ट बनती है, तो आप उसकी एक्टिविटी जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब आपने उसके अंदर एक्टिविटी इंड्यूस, उसको रेडियो एक्टिव बना दिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस कर दी। जब आप कहीं, आपको पता है कि कोई भी रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव मटीरियल आपके पास जो होते हैं उनमें जो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो आप रेडियो एक्टिविटी, उसकी मटेरियल की एक्टिविटी जो है वो मेजर कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये जिसकी फिजिबिलिटी है इसको डिटेक्ट करने की, वो डिपेंड करती है लाइफ टाइम पे, ठीक है। वो रेडियो एक्टिविटी की डिपेंड करती है वो उसके लाइफ टाइम पे, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जो लाइफ टाइम है रेडियो एक्टिव मटेरियल का वो शॉर्टर नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंटल रीजन में जो मतलब आपने न्यूट्रॉन को फॉल करवाना है, ठीक है, मटेरियल के ऊपर, और वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जो एक्सपोजर टाइम है, न्यूट्रॉन को एक्सपोजर का टाइम है, ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो आपके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का लाइफ टाइम है वो इस लाइफ टाइम से, वो इस एक्सपोजर टाइम से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है आपको कि एक टाइम है, एक लाइफ टाइम होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का अपना लाइफ टाइम, कि वो कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और एक वो टाइम है जिसमें आपने न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है और उस टारगेट न्यूक्लियाई को एक्सपोज करवाना है, उसको न्यूट्रॉन के साथ उसका इंटरेक्शन करवाना है। तो लाइफ टाइम ज्यादा होगा तो ही रिएक्शन स्टार्ट हो सकेगा, वो न्यूट्रॉन के सामने आएगा। अगर उसका एक्सपोजर टाइम से भी लाइफ टाइम छोटा है तो फिर तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, एक तो ये टाइम के उसका जो लाइफ टाइम है वो एक्सपोजर टाइम से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जो लाइफ टाइम है वो डिके रेट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो डिके रेट है, डिके होना उसको, उसने पर सेकंड जो उसका डिके रेट है उससे भी उसका लाइफ टाइम जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, तो ये दो बातें हो गई कि मतलब आपने जिस मटेरियल की एक्टिविटी मेजर करनी है, ठीक है, वो उस वक्त फिजिकली पॉसिबल है जब उसका जो लाइफ टाइम है वो ग्रेटर हो उस टाइम से जितने टाइम के लिए आप उसको न्यूट्रॉन के सामने लाएंगे या एक्सपोज करेंगे। और दूसरा, ये लाइफ टाइम जो है वो इतना ज़्यादा भी ना हो कि ये आपका उसका जो डिके रेट है, जो टाइम फॉर डिके रेट जिसको हम टाइम के साथ डिके पर यूनिट टाइम जो है उसे डिके रेट बोलते हैं, उससे भी ये ग्रेटर ना हो। ठीक है, अब ये जो क्रॉस सेक्शन है रिएक्शन होने का, जिसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, ये हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्रॉस सेक्शन की वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। जी बच्चे, बेटे मैं 5 मिनट, मुझे क्लास पूरी कर लेने दें, सिर्फ 5 मिनट। इतना ही क्रॉस सेक्शन का जो टाइम है, रिएक्शन होने का जो टाइम है, वो इतना इनफ होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं वो बन सके, और जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ही ज़्यादा जो है वो एक्सपोज जो होंगे, उतने ही ज़्यादा वो जो न्यूट्रॉन के सामने होंगे, रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी, इंटरेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो ये जितनी भी मैंने ये 3 बातें कही हैं कि अगर एक्टिविटी मेजर करने के लिए लाइफ टाइम, डिके रेट और जो उसका क्रॉस सेक्शन है, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं एक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो ये बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो ये जो तीनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल करते हैं, जिनके साथ हम ये रिएक्शंस करवा सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। उसमें कौन कौन से मटेरियल है, मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल यूज हो रहे हैं उसमें आपके पास इंडियम है, गोल्ड है, मैग्नीज है, डिस्प्रोजियम है, और इन सब को हम न्यूट्रॉन के डिटेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली करते क्या है, पिछले दोनों मेथड में आपने क्या किया है, पिछले दोनों मेथड में आपने गैस के तौर पे उसको गैस चैम्बर में फिल किया है, और जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो आयनाइजेशन करते हैं, तो आप आयनाइजेशन से डिटेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इनकी फॉइल्स लेते हैं, इन मटेरियल्स की बहुत ही थिन फॉइल्स लेते हैं, फिर इनको न्यूट्रॉन सोर्स के सामने एक्सपोज करते हैं एक गिवन टाइम के लिए। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए इसको न्यूट्रॉन सोर्स के सामने एक्सपोज करते हैं, यानी कि उसके सामने रखते हैं, उस पर फॉल करवाते हैं न्यूट्रॉन सोर्स के सामने, और उसके बाद हम जो जब उसमें एक्टिविटी जो है वो इंड्यूस हो जाती है, तो वो जो न्यूट्रॉन सोर्स है उसको रिमूव करते हैं, और फिर किसी गिवन काउंटर के जरिए, चैम्बर के जरिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ के रेडिएशन डिटेक्टर हैं उसके जरिए हम उसकी एक्टिविटी को डिटेक्ट और मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हम जो न्यूट्रॉन यूज करते हैं ये इस पर्पस के लिए वो डिफरेंट एनर्जी के हो सकते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं और स्लो न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अच्छा, जो चौथा जो लास्ट मेथड जो हमने कहा जो मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर डिटेक्टिंग फास्ट न्यूट्रॉन, वो है जो रिकॉइलिंग, क्या जो मैंने आपको बताया था कि आपका न्यूट्रॉन कोलिजन करे या स्कैटरिंग करे किसी लाइटर न्यूक्लियाई के साथ, और वो लाइटर न्यूक्लियाई रिकॉइल हो और फिर वो आयोनाइजेशन करे। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है न्यूट्रॉन की डिटेक्शन के लिए। और इसको कौन से टाइप के न्यूट्रॉन्स की ये डिटेक्ट करता है, ये फास्ट न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो किसी भी चैम्बर के अंदर कोई भी हम आयोनाइजेशन चैम्बर लेते हैं या काउंटर लेते हैं, उसको हम किसी ऐसी गैस के साथ फिल करते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन हो। ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रोटॉन को एज ए रिक्वायरिंग न्यूक्लियाई बोला है ना, तो लाइटर न्यूक्लियाई या प्रोटॉन जो है वो सबसे लाइटर न्यूक्लियाई है आपके पास। तो आप एक आयोनाइजेशन चैम्बर में ऐसी गैस फिल करते हैं जो कि जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कि जिसके अंदर कोई विंडो इस मटेरियल की बनी हो, जो कि हाइड्रोजनस मटेरियल की विंडो बनी हो जिसके साथ इंटरेक्शन हो सके। तो जब कोई भी इंसिडेंट न्यूट्रॉन आप कंसिडर करते हैं या फॉल करवाते हैं, वो अपनी इतनी एनर्जी जो है वो उस न्यूक्लियस को या उस टारगेट को देता है कि वहां से वो जो आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो है वो उसको रिमूव करवाता है, और ये जो रिमूव हुआ हुआ प्रोटॉन होगा ये डिटेक्टर के अंदर आयोनाइजेशन करेगा, जिससे वो डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजनस मटेरियल, इसको हम गैस की फॉर्म में आयनाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम क्लाउड चैम्बर्स में या जो न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर्स हैं उनमें कोटिंग के तौर पे भी कोई हाइड्रोजनस मटेरियल
यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट मेथड है। इन चारों में यही है कि या आप इनको गैसेस की फॉर्म में यूज कर लें, या आप ऐसे मटेरियल्स ले लें जिनकी आप कोटिंग कर सकते हो डिटेक्टर्स के ऊपर ऑन द, मतलब डिटेक्शन चारों मेथड में किसी ना किसी आयनाइजेशन चैम्बर या इमल्शन डिटेक्टर में ही होगी। बट डायरेक्टली आप न्यूट्रॉन की आयनाइजेशन तो है ही नहीं है, न्यूट्रॉन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से जो रिएक्शन होंगे और रिएक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स की बेस पे आप न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने जो जिस बात से मैंने स्टार्ट किया था उसी बात पे इसको हम वाइंड अप करेंगे कि न्यूट्रॉन की जो डायरेक्ट डिटेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, बल्कि आप उसके जो रिजल्ट्स या जो उसकी वजह से सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से आप न्यूट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं।